नमस्कार दोस्तों। आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, मैं पिछले 35 साल से राजनीति को देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं। अपने विचारों को लिखता हूं, बोलता हूं, आप तक अपनी बात पहुंचाता हूं। लेकिन मैंने आज से पहले इतनी कमजोर सरकार नहीं देखी, इतनी घिरी हुई सरकार नहीं देखी। ऐसी कोई सरकार मैंने नहीं देखी जो भीतर से, बाहर से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से और नीचे से पूरी तरह-तरह के दबावों में जकड़ी हुई हो। मैं बात कर रहा हूं केंद्र की एनडीए सरकार की। मोदी जी और उनके प्यारे पत्रकार कैसी भी शेखी बघारें, कैसी भी गुलाबी तस्वीर पेश करें, असलियत आखिरकार निकल कर सामने आ ही जाती है। मैं एक-एक करके बताता हूं कि किन ताकतों ने सरकार को घेर रखा है। सरकार छटपटा रही है, प्रधानमंत्री छटपटा रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं। अब की बार ट्रंप सरकार से चलता हुआ उनका सफर अब की बार ट्रंप पनिशमेंट तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज जब आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो तारीख है 26 अगस्त। कल जब आप सोकर उठेंगे तो भारतीय समय के अनुसार 9:31 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दंड स्वरूप लगाया गया 25% टैरिफ भारत पर लागू हो जाएगा। पिछले साल अगस्त में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ पिछले 7 अगस्त को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा दिया है। ये नए टैरिफ उन्होंने सजा के तौर पर लगाए हैं, जिन्हें लगाते ही भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात तकरीबन आधा रह जाएगा और बेरोजगारी जबरदस्त उछाल मारेगी, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में असर पड़ेगा जो श्रम सघन है, यानी जहां रोजगार ज्यादा है, मशीनीकरण कम है। उन्हीं क्षेत्रों में जैसे टेक्सटाइल का क्षेत्र, जैसे जैम या ज्वेलरी का क्षेत्र, वहीं फैक्ट्रियां बंद होंगी, यानी अमेरिका भारत को सजा देगा। भारत जो स्वतंत्र, संप्रभु और स्वायत्त राष्ट्र है, उसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक विदेशी हुक्मरान दंडित करेगा। और बदले में भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है दोस्तों? वह केवल अपनी दयनीयता, अपनी बेचारगी और अपनी कमजोरी का ही मुजाहरा कर पा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि दबाव बहुत है, बढ़ भी सकता है, लेकिन झेल लेंगे। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। दबाव बहुत है, बढ़ भी सकता है, लेकिन झेल झेल के झेल लेंगे। दोस्तों, आखिर कौन कौन से दबाव मोदी जी झेलेंगे? ट्रंप का दबाव तो ऊपर से है, भीतर से पड़ने वाले दबाव का क्या होगा? यह दबाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डाल रहा है, जिसे मोदी जी एनजीओ कहते हैं। यह एनजीओ मोदी जी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाने दे रहा है। मोदी जी जो जो नाम पेश करते हैं, ये एनजीओ उन्हें खारिज कर देता है। एक जमाना था जब मोदी जी 10 मिनट में भाजपा का अध्यक्ष तय कर देते थे। सोचिए, इस देश पर हुकूमत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके पास 240 सांसद हैं और पिछले 10 साल स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत करती रही है। एक एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ भारत पर हुकूमत करने वाली पार्टी का अध्यक्ष मोदी जी को तय नहीं करने दे रहा है। एक जमाना था जब मोदी जी 10 मिनट में भाजपा का अध्यक्ष तय कर देते थे। आज 10 महीने से भी ज्यादा गुजर गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी को पुराने अध्यक्ष यानी जगत प्रकाश नड्डा से काम चलाना पड़ रहा है। हालत यह है कि राज्यों में भाजपा लंबे अरसे से कोशिश करने के बावजूद नए अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पा रही है। यह एनजीओ नहीं करने दे रहा है। मसलन उपरा में न जाने कब से भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष हैं, उनकी यह कौन बनेगा यही तय नहीं है, क्योंकि एनजीओ चाहता है कि उसकी मर्जी का अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश में, एनजीओ चाहता है कि उसकी मर्जी का अध्यक्ष बने सारे देश में, और उसकी मर्जी का अध्यक्ष अगर उत्तर प्रदेश में बनेगा, उसकी मर्जी का अध्यक्ष अगर सारे देश में बनेगा, तो फिर मोदी जी की भाजपा के ऊपर नहीं चल पाएगी। सोचने की बात है, मोदी जी भाजपा को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और एनजीओ चाहता है कि भाजपा उसके कब्जे में रहे। एक तीसरा दबाव दाईं तरफ से पड़ रहा है। अभी मैंने ऊपर से पड़ने वाला ट्रंप का दबाव और भीतर से पड़ने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एनजीओ के दबाव की चर्चा की। एक तीसरा दबाव दाईं तरफ से पड़ रहा है। दाईं तरफ यानी कारपोरेट पूंजी की तरफ से। आज से कुछ साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देश के बड़े कारपोरेट घराने मोदी जी से नाराज होकर उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की तारीख में यह कोई रहस्य नहीं रह गया है कि भारत की कारपोरेट पूंजी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने में अपनी दिलचस्पी
खो चुकी है। ध्यान रहे कि कारपोरेट घराने अपनी प्राथमिकताएं बदलते समय अखबार में बयान नहीं देते। वो छत पे खड़े हुए घोषणा नहीं करते कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं। वे खामोशी से तय कर लेते हैं कि किस नेता की एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है। चर्चाएं गर्म हैं कि जगदीप धनखड़ को रहस्यमय परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा। उन्हीं जगदीप धनखड़ की छोटे अंबानी यानी एडीए यानी अनिल धीरूभाई अंबानी के साथ कुछ मिसकॉट चल रही थी। मिसकॉट का मतलब आप समझते हैं? यह बड़ा दिलचस्प शब्द है। यह शब्द मेरे पिता ने मुझे पत्रकारिता का ककहरा पढ़ाते हुए सिखाया था। इसका मतलब होता है इस मिसकॉट का मतलब होता है कि किसी तरह की साजिश करने के लिए होने वाली मुलाकात। जब दो लोगों में भेंट होती है, कुछ लोगों में भेंट होती है और वो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं, कोई साजिश कर रहे होते हैं, तो उसको पत्रकारिता की उस भाषा में जिसमें मेरे पिता पारंगत थे, मिसकॉट कहा जाता है। पता नहीं ये बात कितनी सही है, पर जैसा कि कहते हैं कि धुआं तभी होता है जब कहीं ना कहीं चिंगारी सुलग रही होती है। दोस्तों, जरा सोचिए कि अनिल अंबानी से मोदी जी इतने नाराज क्यों हैं? क्या बिगाड़ा है उन्होंने प्रधानमंत्री का? विख्यात आर्थिक पत्रकार एम के वेणु को तो लगता है कि जब केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई छोटे अंबानी को दोबारा बुलाएंगे, उन्हें एक बार बुलाया जा चुका है, दोबारा बुलाएंगी तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उन पर इल्जाम है कि उनकी कम्युनिकेशन कंपनी ने स्टेट बैंक को 3,000 करोड़ का चूना लगाया है। छोटे अंबानी की प्रवक्ता यह कहते हुए थके जा रहे हैं कि यह 10 साल पुराना मामला उखाड़ दिया गया है। क्या कहा? 10 साल पहले का? यानी उस वक्त का जब अनिल अंबानी कहते थे कि गुजरात ने केवल 3 महापुरुष दिए हैं। पहले का नाम महात्मा गांधी है, दूसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी। उन्हीं अनिल अंबानी ने 2016 में लेख लिखकर दावा किया था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है और फुर्ती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उन्हीं मोदी की सरकार, जिन्हें वे गुजरात का तीसरा महापुरुष कहते थे, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में दबोचने की तैयारी कर रही है। बात केवल इतनी ही नहीं है। एम के वेणु के अनुसार मोदी सरकार बड़े भाई मुकेश अंबानी को कुछ दिन पहले ही नोटिस दे चुकी है कि उसने इंडियन ऑयल का 2,300 करोड़ रुपए का तेल चुरा लिया है, जिसका भुगतान उसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी को करना होगा। मोदी जी किस कर नाराज हैं अंबानी से कि जिस वनतारा अभयारण्य का उन्होंने अभी हाल ही में सफारी हैट लगाकर उद्घाटन किया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी है कि वहां वन्य जीवों को तस्करी करके लाया गया है। यह वनतारा मुकेश जी के बेटे अनंत अंबानी चलाते हैं। भीतरी दबाव की एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूं। अंबानी समूह का एक रिसर्च फाउंडेशन है, ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। समझा जाता है कि इसे भारत के विदेश मंत्रालय का अच्छा खासा समर्थन और हमदर्दी हासिल है। स्वयं एस जयशंकर, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ध्रुव भारतीय नागरिक नहीं है, वे अमेरिकी नागरिक हैं। मोदी जी इसका बुरा नहीं मानते। वैसे भी इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। फिल्म स्टार अक्षय कुमार जिस समय नरेंद्र मोदी का बहुचर्चित इंटरव्यू ले रहे थे, उस समय वे भी भारतीय नागरिक नहीं थे। आजकल यही ORF मोदी जी की निगाहों में खटकने लगा है। निशाने पर उसकी अमेरिकी शाखा है। शक किया जा रहा है कि यह संगठन किसी न किसी तरह मोदी जी को कमजोर करने का काम कर रहा है। जरा सोचिए, स्वयं मोदी जी की कैबिनेट में पिता बैठा हुआ है और अमेरिका में बैठे बेटे पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। मोदी जी कितने रक्षात्मक हो चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके दाएं हाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा एक पत्रकार से सवाल पूछवाकर जगदीप धनखड़ के गायब होने के बारे में सफाई देनी पड़ी। दोस्तों, आज का समय वो समय नहीं है जब मुझे पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पत्रकारों को सिखा पढ़ाकर भेजा जाता है। हमारे जमाने में तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते ही इसीलिए थे कि नेता को ग्रिल करें, नेता के सामने ऐसे ऐसे सवाल रखें कि वो बगलें झांकने लगे। लेकिन आजकल के जमाने में पत्रकार लोग सिखा पढ़ा के भेजे जाते हैं और प्रायोजित किस्म के सवाल पूछते हैं। ऐसा ही एक प्रायोजित सवाल था कि जगदीप धनखड़ के गायब होने के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और ये सवाल सुनकर अमित शाह जी उसकी सफाई देने लगे और बताने लगे कि जगदीप धनखड़ कहीं गायब नहीं है। लेकिन यह एक ऐसा विवाद है जो बढ़ता ही जा रहा है। एक RTI डाली गई, इसके जवाब में राष्ट्रपति भवन से पता चला कि उनके पास उस प्रकरण का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जब उपराष्ट्रपति अचानक अपना इस्तीफा देने महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंच गए थे। तब से 36 दिन हो चुके हैं, 36 दिन, पर उपराष्ट्रपति का कोई अता पता नहीं है।
वे सरकार द्वारा आवंटित किस घर में रह रहे हैं उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। अभी कल ही मशहूर एंकर संदीप चौधरी ने एबीपी चैनल पर धनखड़ के रहस्यमय रूप से गायब होने पर एक जोरदार प्रोग्राम किया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने जो कहा वो सुनने योग्य है। विनोद जी ने कहा कि अगर मोदी सरकार पुराने मापदंडों के अनुसार चल रही होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब माननीय राष्ट्रपति को मिलता है तो फोटोग्राफ लिया जाता है और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, और अगर उपराष्ट्रपति मिलने जाएंगे राष्ट्रपति से तो उसका रिकॉर्ड 100% होगा ही। इस पर संदीप चौधरी ने बीच में पूछा कि अजय वासुदेव बोस ने जो आरटीआई दाखिल की थी उसका जवाब तो यह निकल कर आ रहा है कि नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन सेक्रेटेरिएट। फिर संदीप पूछते हैं कि मतलब इस्तीफा कब दिया गया? संबंधित अनुच्छेद कहता है कि इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस पर विनोद जी ने कहा कि तमाम दुनिया में फैला दिया गया कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, और जिस तरीके से देना चाहिए था आईन के तहत यानी संविधान के तहत उसी तरीके से दिया गया। कोई ऐसा मांगी गई है उसका ब्यौरा उसके पास नहीं है। तब यह भी पूछा गया कि वह समय और तारीख कौन सी थी जब इस्तीफा कबूल किया गया, तो जवाब मिला कि भाई गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी इस्तीफे की गजट में 22 तारीख को। इस पर विनोद शर्मा ने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर वो इशारा कर रहे हैं कि अधिसूचना जारी कर दी होम मिनिस्ट्री ने, तो फिर इसका मतलब इस्तीफा होम मिनिस्ट्री ने लिया है, जो कि संविधान के तहत ठीक बात नहीं है। होम मिनिस्ट्री को उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लेने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों जरा सोचिए कि अमित शाह को, जिनका हर कदम मोदी जी को मजबूत करने वाला होना चाहिए था, उनके द्वारा जगदीप धनखड़ के गायब होने और उनके इस्तीफे के बारे में दी गई सफाई से संदेह खत्म हुआ या और ज्यादा बढ़ गया। एनडीए की हुकूमत में कैसे कैसे अजीब से काम हो रहे हैं, है ना? ट्रंप की परेशानी, धनखड़ की परेशानी, अंबानी की परेशानी, बात केवल इतनी सी ही नहीं है। एक परेशानी योगी आदित्यनाथ की भी है। वे मोदी शाह की कोई बात नहीं मानते, निजी तौर पर जमकर उनके खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने अपने ऊपर एक फिल्म बनवा ली है जिसे रोकने की दिल्ली की तरफ से तमाम कोशिशें की गई हैं, लेकिन लगता है कि अब यह फिल्म रिलीज हो ही जाएगी। इन तमाम झंझटों से ऊपर तो वह दबाव है दोस्तों जो विपक्ष ने डाल रखा है। ये सबसे बड़ा दबाव है। मोदी जी के दिमाग में लगातार इस बात की खुरचन होती रहती है। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को भारत का वैध प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया है। वह उनका भाषण सुनने लाल किले पर नहीं जाता, संसद में उनके मुंह पर वोट चोर का नारा लगाता है। बिहार की सड़कों पर भी जनता से इसी तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के समर्थन में भीड़ उमड़ी पड़ रही है। उधर मोदी जी चला रहे हैं एक कमजोर, अस्थिर और हिलती हुई, डगमगाती हुई सरकार। ठीक उस समय जब मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन में सबसे कमजोर स्थिति में हैं, उसी समय उनके मुकाबले एक नेता उभर आया है जो उन्हें चुनौती दे रहा है। मशहूर टीवी एंकर अभिज्ञान प्रकाश ने हाल ही में एक चर्चा में राहुल के उभार की समीक्षा इस प्रकार की है: 11 साल में राहुल की पप्पू इमेज बनाई गई, लेकिन यह सब करने के बावजूद राहुल गांधी आज भी डटे हुए हैं। क्या चीज ऐसी है जो उन्हें और लीडरों से अलग बनाती है, जिससे वे मोदी का मुकाबला कर पा रहे हैं? अभिज्ञान कहते हैं कि मेरे लिए बस अंग्रेजी का एक शब्द है, वो है राहुल गांधी का कन्विक्शन, यानी उनका दृढ़ विश्वास। यह क्रेडिट सिर्फ राहुल गांधी को जाता है, दूसरे किसी की इस वक्त राजनीति में हैसियत नहीं है यह क्रेडिट लेने की। सब ढूंढ रहे थे मोदी के खिलाफ नेता उनको मिल नहीं रहा था, और राहुल गांधी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, टटोल रहे थे। बल्कि उस टटोलने की प्रक्रिया में, उनके ढूंढने की प्रक्रिया में गजब बात जो राजनीतिक तौर पर हुई वह यह है कि राहुल गांधी ने अपने आप को मनवा लिया है, अपने आप को नेता मनवा लिया है। उन्होंने वह कर दिखा पाया जो और कोई नहीं कर पाया। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल के चैलेंज से मोदी जी घबरा गए हैं। उनकी पार्टी और सरकार के भीतर चल रही साजिशों से भी परेशान है। कहना ना होगा, उनकी ये दुर्गति खुद उनकी ही कारस्तानी की देन है। जो ट्रंप आज उन्हें 25% टैरिफ की सजा दे रहे हैं, उन्हीं का हाथ उठाकर तो उन्होंने हाउडी मोदी में कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। नतीजा क्या निकला? अब की बार ट्रंप पनिशमेंट। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको नई परख का ये विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि हम लोग कुछ लीक से हटकर काम कर रहे हैं, हमारा विश्लेषण निष्पक्ष होता है और समय की और राजनीति की नब्ज पे हमारी उंगलियां रखी हुई हैं, तो मेहरबानी करके न केवल इस वीडियो को देखिए बल्कि इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम
थोड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकें और देश और समाज की अपने पत्रकारिता द्वारा सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।